नमस्कार दोस्तों, साल 2021 में पहला चंद्र ग्रहण मई महीने में लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण 26 मई को लगेगा। 26 मई 2021 को। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा भी पड़ रही है। जब चंद्र ग्रहण आने वाला है वो दिन वैशाख पूर्णिमा का रहेगा। आइए जानते हैं ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, किस समय लगेगा, साथ ही जानते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में इसका क्या असर होने वाला है, क्या सूतक मान्य है, क्या मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये सब जानते हैं। दोस्तों, 26 मई 2021 को पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 पर शुरू होगा। जी हाँ, और शाम 7:19 पर खत्म होने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि पर और अनुराधा नक्षत्र पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। जानते हैं ये ग्रहण कैसा होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण होने वाला है। उपछाया होने की वजह से इस ग्रहण के धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, जानते हैं ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में ये उपछाया की तरह दिखाई देने वाला है। दोस्तों, सूतक काल का समय क्या होने वाला है। दोस्तों, जानते हैं क्या सूतक रहेगा, अगर रहेगा तो क्या समय होगा। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया ग्रहण में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों पर पाबंदी नहीं होती है, इसलिए इस दिन सूतक काल नहीं माना जाएगा। जी हाँ, सूतक काल नहीं माना जाएगा। ग्रहण काल के दौरान भी मंदिर के कपाट बंद नहीं रहेंगे, मंदिर के कपाट खुले ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चंद्र ग्रहण की वजह से वो कपाट बंद है। इस दिन किसी भी तरह के शुभ कार्यों पर रोक नहीं रहेगी, क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है। दोस्तों, क्या होता है उपछाया ग्रहण। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल आता है तो उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। उपछाया ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है। दोस्तों, कुल 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण तो 26 मई 2021 को आने ही वाला है, और अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा वो 19 नवंबर 2021 को लगेगा। जी हाँ, 19 नवंबर 2021 को 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान नए काम करने पर मनाही होती है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि 26 मई का ग्रहण उपछाया ग्रहण है, इसलिए किसी भी तरह के कार्यों पर रोक टोक नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या असर होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ये चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण तो दिखाई भारत में भी देगा, लेकिन यहाँ ये केवल उपछाया ग्रहण की तरह दृश्य होगा। ऐसे में जानकारों के अनुसार भारत में इस लूनार इक्लिप्स का यानी इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होगा। दोस्तों, वही जानकारों के अनुसार चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व होने के साथ ही धार्मिक और ज्योतिष महत्व भी होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता ही है। यह चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 बुधवार को दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 तक रहने वाला है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो साल 2021 का ये पहला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में रहेगा, इसलिए भले ही इसका सबसे अधिक प्रभाव वृश्चिक राशि पर देखने को मिलेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है।
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि वृश्चिक राशि के साथ इसका प्रभाव वृषभ राशि और कर्क राशि पर अधिक देखा जा सकता है, जिसके कारण इन राशियों के जातकों को लॉर्ड शिव की, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और क्रोध, तनाव और वाणी दोष आदि से बचना चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं सभी 12 राशियों पर साल 2021 के पहले चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। मेष राशि। दोस्तों यह ग्रहण मेष राशि के अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में इस समय मानसिक तनाव हावी रहने की संभावना अधिक रहेगी। इस समय अपनी व अपनी मां की सेहत का खास ख्याल आपको रखना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। इसके अलावा इस दौरान किसी बड़े परिवर्तन से भी बचना होगा। साथ ही इस वक्त आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना रहेगी। वृषभ राशि। दोस्तों यह ग्रहण वृषभ राशि के सप्तम भाव में लगने वाला है, जिसके चलते स्त्री को कष्ट रहने की संभावना रहेगी। गृहस्थ जीवन में परेशानी रह सकती है। इस समय मान सम्मान में कमी आने की भी संभावना है। जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल तो इस समय में रखना ही होगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में कटुता से भी बचना होगा। दोस्तों बात करते हैं मिथुन राशि की। यह ग्रहण आपकी राशि के यानी मिथुन राशि के छठे भाव में रहने वाला है, जो आपके लिए ग्रहण लाभकारी होगा। जी हाँ, यह ग्रहण मिथुन राशि के लिए लाभकारी रहेगा। ऐसे में धन लाभ की संभावना भी है, वही कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहने वाला है। दोस्तों यह ग्रहण कर्क राशि के पंचम भाव में लगने वाला है, जिसके चलते मानसिक तनाव, पेट संबंधी रोग रह सकते हैं। इस दौरान संतान का भी विशेष ख्याल रखना होगा। मानहानि की शंका के बीच कार्य व्यवसाय में लाभ की भी संभावना रहेगी। जी हाँ, मानहानि की भी संभावना है और आपको आपके व्यवसाय में लाभ होने की भी संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं सिंह राशि के लिए ये साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण किस तरह के परिणाम ला रहा है। दोस्तों ये ग्रहण आपकी राशि में, सिंह राशि में चतुर्थ भाव में रहेगा, जिसके कारण कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता की संभावना है। लेकिन इस समय में घरेलू परेशानी भी रह सकती है। इस दौरान आपकी मां की सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। कार्य सिद्धि के बीच इस समय किसी भी कार्य में परिवर्तन से बचना होगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा। यह ग्रहण कन्या राशि की तृतीय भाव में लगेगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही भाग्य व धन धान्य में वृद्धि होगी। लाभ के बीच नौकरी में भी तरक्की की संभावना है। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा। यह ग्रहण आपकी राशि के द्वितीय भाव में रहेगा, जिसके चलते इस समय धन हानि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही इस समय उधार देने व निवेश से आपको बचना चाहिए। अपने व जीवन साथी के दोनों की सेहत का खास ख्याल रखें। शारीरिक कष्ट व चिंता रहने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहने वाला है। दोस्तों ये ग्रहण आपकी राशि के प्रथम यानी लग्न भाव में लगेगा, जिसके कारण आप पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान वृश्चिक राशि वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इस समय में सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। साथ ही मानसिक तनाव से भी बचना होगा। शारीरिक कष्ट व चिंता इस समय आपको घेर सकती है। इस दौरान घरेलू झंझटों से बाहर आने के अलावा वाद विवादों से भी आपको बचना होगा। जीवन साथी से मतभेद से भी दूर रहे। जी हाँ, और धन हानि की भी संभावना रहेगी। तो दोस्तों को इस समय में निवेश वगैरह जैसे काम ना करें और साथ ही किसी से भी लड़े ना। किसी से भी आपको इस दिन लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में रहना है, शांत रहना है, ताकि ये समय निकल जाए।
चलिए दोस्तों जानते हैं धनु राशि पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है। ये ग्रहण धनु राशि के द्वादश भाव में रहेगा, जिसके कारण खर्चों में अधिकता आने के साथ ही अनिद्रा की समस्या रह सकती है। इस समय में आपको स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा, साथ ही वाणी पर संयम रखते हुए व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। धन हानि की भी संभावना इस समय में रहने वाली है। चलिए दोस्तों जानते हैं मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। ये ग्रहण मकर राशि के एकादश भाव में रहेगा। ये समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। इस दौरान धन लाभ, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस समय में सेहत अच्छी व संतान सुख भी मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, यानी ये ग्रहण मकर राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। चलिए दोस्तों जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 का ये पहला चंद्र ग्रहण कैसा रहने। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि के दशम भाव में रहेगा, जिसके चलते कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उचित होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर चले। जी हाँ, ये जरूरी होगा। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। जी हाँ, समय शुभ तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा होने की भी संभावना नहीं है। दोस्तों चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। यह ग्रहण आपकी राशि के यानी मीन राशि के नवम भाव में रहेगा। ऐसे में ये समय आपके लिए विशेष लाभकारी है। इस दौरान भाग्य की वृद्धि के साथ ही धन लाभ भी होगा, लेकिन माता पिता के साथ व्यर्थ के वाद विवाद की संभावना है। इस समय माँ और संतान की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस दौरान किसी बड़े परिवर्तन से भी आपको बचना होगा, अन्यथा ये ग्रहण चिंता का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों इस तरह 12 राशियों पर साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो 26 मई 2021 को रहेगा, अलग अलग 12 राशियों पर इस तरह प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्र ग्रहण आ जाता है और फिर चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम चंद्र ग्रहण का जो सूतक है उसमें जो भी नियम है वो नहीं कर पाते। जो भी चंद्र ग्रहण के सूतक के नियम है वो हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर हम नियम भी फॉलो करते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं, तो भी चंद्र ग्रहण काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जीज हमारे घर में भर देता है और काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जी चंद्र ग्रहण के वक्त फैल जाती है। तो उस निगेटिव एनर्जी को निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। हम चंद्र ग्रहण से जुड़ी निगेटिव एनर्जीज के चपेटे में ना आने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जिस वक्त हमें कुछ चीजें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो चीजें क्या है, हमें चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों एकदम सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं बताऊंगा जो कि हम फॉलो नहीं कर सकते। एकदम सिंपल सादी सारी चीजें हैं जो हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। जो चीजें मैं करूंगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखें। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय जो वस्त्र हम पहनते हैं उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पे एक उपाय है, कहते हैं इन वस्त्रों को दान दे दे, लेकिन ये काफ़ी लोगों को पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन उन वस्त्रों को अच्छी तरीके से धोए बगैर पहनना नहीं है। जी हाँ, उन वस्त्रों को बहुत अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए जो भी वस्त्र हमने पहने हैं। दोस्तों ग्रहण होने के बाद में बिना स्नान व बिना पूजा किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको कुछ खाना है, सूतक का समय समाप्त होने के बाद हम सोचते हैं कि अब हम कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों सूतक समाप्त होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। कम से कम स्नान करके अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने एक दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे और उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। क्योंकि ये सब इसलिए है कि खाने के समय में कोई निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में एंटर ना करे। दोस्तों और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है,
ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें हमारे घर को पूरी तरह से साफ कर लेना है और घर के कोनों को तो साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पूरे घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर ले, जितना हम कर सके उतना तो कर ही ले। उसके बाद में गीले पोछे से घर के फर्श को पूरी तरह से साफ कर ले। इस प्रक्रिया से काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जीज घर से निकल जाएगी। जैसे दिवाली आती है तो हम घर को पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। उसी तरह से अगर आप ग्रहण के बाद में साफ सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से निकल जाएगी घर के बाहर। इसके बाद में अगर आपके पास गंगा जल है तो घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। नहीं तो फिर कपूर जलाएं और उस जलते हुए कपूर को अगर हम पूरे घर में लेके थोड़ा सा घूम कर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी घर में भर जाएगी। दोस्तों ये कपूर ले जाते वक्त ध्यान रखें, ये जलती हुई चीज़ है, कोई कपड़ा जल भी सकता है, तो ध्यान रखें। अगर आपका घर बहुत कंजेस्टेड है तो सिर्फ भगवान के मंदिर में ही ये कपूर जलाएं। दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद में पितरों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्तों पितरों की भी दुनिया होती है, तभी तो हम ये सारी चीज़ें व्रत त्योहार फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सब है। तो दोस्तों पितरों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ग्रहण के बाद में उनके नाम पर दान देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अपने पितरों को याद करें, उन्हें थैंक यू कहें और भगवान के मंदिर में उनके नाम से दान करें। दोस्तों अन्न धान्य जो होते हैं हमारे घर में, उसमें पितरों का वास होता है, तो हमारे घर का अन्न या फिर कोई भी धान्य हम दान दे सकते हैं पितरों के नाम पर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दान देना। दोस्तों दान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान के मन में लालच तो होती ही है और लालच के कारण इंसान कोई चीज़ छोड़ता नहीं। जब तक हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, निगेटिव एनर्जी भी हमारे पास जो है वो छूटने वाली नहीं है। तो दोस्तों जब हम दान देते हैं तो हम कुछ छोड़ते हैं, और दान भी क्या देना है, वो चीज़ दान देनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारी प्रिय चीज़ दान देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें ज़रूरी है उसका दान देना ज़रूरी होता है। जैसे अन्न धान्य जो हमारी ज़रूरत है, जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, तो हमारे घर में जो अन्न धान्य रखा हुआ है उसका दान देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही दोस्तों पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैसा। पैसा सबको चाहिए, तो पैसों का दान देना भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें भी ध्यान दें, इसमें भी एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपया दान करो, ज़रूरी नहीं है आप 100 रुपया दान करो, ज़रूरी है सिर्फ दान करो। आप 1 रुपये का सिक्का भी दान करते हैं तो भी निगेटिव एनर्जी आपको छोड़ के चली जाएगी। दान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दोस्तों कोई आरती में पैसे डालते हैं, भाई दूज के समय हम देखते हैं तो 1 रुपये का सिक्का इस समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से जब हम कोई दान देते हैं तो 101 रुपया, 1001 रुपया, तो ये 1 रुपया क्या है, तो दोस्तों 1 रुपया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 रुपये का सिक्का अगर हम मंदिर के गुल्लक में डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपके मन में डर है कि मैंने सूतक ठीक से नहीं किया है, मेरा चंद्रग्रहण से कुछ बिगड़ने वाला है, कहते हैं चंद्रग्रहण का जो असर है वो काफ़ी दिनों तक आगे चलता रहता है, तो वो हमें मिटाना है। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई भी शंका है तो मन में ना रखें, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हमारे जीवन पर पड़ते हैं। जो भी हम सोचते हैं उसके हिसाब से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है, आगे उसी तरह की घटनाएं घटित होने लगती है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, आपको 1 रुपये का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में ज़रूर डालना है। तो दोस्तों आप इस समय में एक बात करें, ग्रहण के दूसरे दिन बढ़िया स्नान करके मंदिर जाएं, भगवान की पूजा करें और 1 रुपये का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में ज़रूर डालें। और दोस्तों 1 रुपये का सिक्का आपने डाल दिया, अगर आपके मन में फिर भी शंकाएं है तो 7 दिन लगातार 1 रुपये का सिक्का मंदिर के गुल्लक में डालें, लगातार डालना है आपको। और फिर भूल जाइए कि चंद्र ग्रहण था या उसका नेगेटिव इफेक्ट था, बस अपने काम पर लग जाइए। सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जो हमें अब करनी है। तो दोस्तों ग्रहण के बाद शिव पूजा भी फायदेमंद मानी जाती है। भोले शंकर भोले हैं, हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं हमेशा, जो भोलेनाथ हैं वो उन राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं जो आगे जाके मुसीबत बन जाते हैं। तो दोस्तों भोले शंकर है ही भोले, उनको अगर कोई प्रसन्न करे तो वो वरदान दिए बगैर नहीं रहते। तो दोस्तों भोले शंकर की पूजा करना भी इसके बाद काफ़ी फायदेमंद होता है।
तो दोस्तों ग्रहण के बाद शिव पूजा भी फायदेमंद मानी जाती है और पूजा अगर आप किसी मंदिर में जाकर करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों घर में तुलसी का पौधा जो होता है, दोस्तों घर में हमारे तुलसी का पौधा होता है तो वो पौधा भी चंद्र ग्रहण से प्रभावित होता है। इसकी पूजा करने से पहले भी इस पर गंगा जल का अगर आप छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप वो तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाया है वो गमला भी पूरी तरह से साफ कर ले पानी से, और उस पौधे को भी पानी से साफ कर ले, उसकी पूजा करें। आजू बाजू में जूते चप्पल ना रखें। तुलसी के पौधे के आजू बाजू की जो भी जगह है वो पूरी तरह से साफ कर ले, वहां पर पानी का छिड़काव करें। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि तुलसी के पौधे के आजू बाजू में पूरी तरह से साफ सफाई रखें, पूरी तरह से साफ सफाई कर लें। वैसे भी तुलसी के पौधे के आजू बाजू में साफ सफाई रखने से ही हमारे घर में हमारी ग्रोथ हो पाती है, नहीं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारी लाइफ में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों ग्रहण के बाद घर की अच्छी तरीके से सफाई कर लेना है और घर में धूप या अगरबत्ती का धुआं भी दिखा देना है। कपूर के बजाय आप धूप या अगरबत्ती का धुआं भी घर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको करनी है। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, कोई भी ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन चीज़ों में एक है, हमारी सोच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो लाइफ में निगेटिविटी आनी ही है। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, सिर्फ सकारात्मक सोचना है और जो भी उपाय किए हैं उस पर विश्वास रखते हुए सब भूल जाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।